हम चल रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आए थे डॉस और विंडोज। ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है। डॉस और विंडोज, मैंने डॉस दिखाई थी तुम्हें। डॉस होती है ब्लैक स्क्रीन, और विंडोज ये जिस पर हम काम कर रहे हैं वो है विंडोज। ठीक है। डॉस में हम म्यूजिक नहीं सुन सकते, वीडियो नहीं देख सकते, इसमें ड्राइंग नहीं बना सकते, जबकि विंडोज में ये सारे काम हम कर सकते हैं। डॉस में हमें अगर वर्क करना है तो हमें कमांड्स याद होनी चाहिए, हमें जो कुछ भी करना है वो याद होना चाहिए। और जबकि विंडोज में अगर हमें याद नहीं भी है तो भी हम स्क्रीन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और वर्क कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? डॉस और विंडोज में अंतर समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, मैंने बताया था कि प्योनोट्रिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट इसका नाम दिया गया 1988 में। इसका नाम बदलकर टैली कर दिया इनफॉर्मली। उसके बाद 1999 में इसका नाम टैली सॉल्यूशंस ये कर दिया और ये किया फॉर्मली। ठीक है, क्लियर? उसके बाद 1990 में टैली का 1999 पहले आ गया। हाँ 2000 आएगा। नहीं, 2000 नहीं आएगा, 1990 आएगा। बिल्कुल सही है, सही है। क्यों सही है? हाँ, क्यों सही है? चलो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, 1988 में इनफॉर्मली रूप से इसका नाम टैली रख दिया गया। इनफॉर्मली रूप से ये मान लो कि हाँ ठीक है, मैंने मान लिया इसका नाम ये है। ठीक है, उसके बाद टैली का नया वर्जन डाला 1990 में 4.5, और ये डॉस पर काम करता था। क्लियर? उसके बाद 1996 में टैली का नया वर्जन आया टैली 5.4। ये GUI पर यानी विंडोज पर आधारित था। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसका नाम उसके बाद 1999 में इसका नाम टैली बदल के फॉर्मली रख दिया, फॉर्मली टैली सॉल्यूशंस। ये कंपनी भी है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कंपनी का नाम ही बदल दिया। क्लियर? समझ में आ गया बीच में कैसे आ गया था ये? हाँ। उसके बाद आ जाते हैं 2001 में टैली का नया वर्जन आया 6.3। उसके बाद 2005 में टैली का नया वर्जन आया 7.2। इसमें वैट जोड़ा गया, यानी वैल्यू वैट वैल्यू का है, एडेड टैक्स। ये एक प्रकार का टैक्स है। GST। उसके बाद आ जाते हैं 2006 में इसका एक और वर्जन लॉन्च हुआ 8.1। इसका फीचर ये था कि ये एक से ज्यादा लैंग्वेजेज में अवेलेबल था। क्लियर? हाँ। उसके बाद 2006 में ही एक और नया वर्जन आया टैली 9। ठीक है, इसमें TDS, पेरोल इनको जोड़ा गया। TDS पेरोल क्या होता है? वैट की तरह ये भी टैक्स होता है। TDS गवर्नमेंट ने लगाया था ठीक है, ट्रेड डिडक्शन सोर्स, इसका फुल फॉर्म है ट्रेड डिडक्शन सोर्स। ठीक है, और पेरोल क्या होता है? ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट करने के काम आता है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट मतलब कौन कौन से एम्प्लॉय हैं, कितने दिन काम किया, उनकी अटेंडेंस, कितनी सैलरी मिलती है, कितना डिडक्शन होता है, कटता है, और ये सब कटने और जोड़ने के बाद में, यानी कुछ फंड भी मिलता होगा, कुछ कटता भी होगा, जो भी होगा, ये कटने के बाद में फाइनल सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, ये सब इसमें आता है पेरोल। पेरोल समझ में आ गया? उसके बाद आ जाते हैं 2009 ERP 9। ये वर्जन लॉन्च किया उसने टैली कंपनी ने।
इसमें क्या था, टैक्स से रिलेटेड फीचर्स थे। उसके बाद 2016-17 में टैली में इसने सॉफ्टवेयर जीएसटी भी जोड़ दिया, जी रह गया, जीएसटी भी जोड़ दिया, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? ये मैसेज आया किसी का, किसने भेजा है? अनम्यूट कर दो। कर दिया? अब हो गया। ठीक है, ठीक है, ये थी टैली की हिस्ट्री। उसके बाद सर उसके बाद आ इनका जाते हैं, नाम ऐसे क्यों सर, हाँ नाम ऐसे क्यों रखे हैं 7.2 8.1 और ये? हाँ हाँ, ये नाम नहीं है, नाम तो इसका है टैली, ये हाँ इसके नाम तो वर्जन है, टेली है। टैली 4.5, टैली 5.4, ये इसके वर्जन है। वर्जन का मतलब अभी बताया है कि कुछ नया ऐड होता गया है, और किस किस में, हाँ किस नया किस तो ऐड वर्जन होता है, में। फिर ये 7 हाँ तो तुम्हारा नाम ये, वर्जन का नेम ही तो है। तुम्हारा नाम अंजू क्यों रखा है? हाँ, रख दिया, नाम ही तो, वर्जन ही तो है उन्होंने, वर्जन ही तो है उन्होंने रख दिया, अपनी मर्जी से रख दिया ERP9। ठीक है, ठीक है। हाँ। अब आ जाते हैं फीचर्स, यानी टैली की विशेषताएं। सबसे पहला फीचर है यूज। इसको यूज में लेना बहुत ही आसान है। इसमें जो डाटा एंट्री है वो इजीली हो जाती है। ठीक है, इसमें हम रिजल्ट भी देख सकते हैं। रिजल्ट देखने का मतलब ये है कि हम इसमें जो हमने एंट्री करी है इसके फाइनल अकाउंट्स भी देख सकते हैं कि हमारे पास कितना कैश है, कितनी परचेज हुई है, कितनी सेल्स हुई है, कितनी वापसी हुई है, किसको कितना उधार लेना, जैसे राम कोई पार्टी है हमारी, उसको कितना उधार लेना है, राम से कितनी, या फिर मोहन को कितना देना है, ये सब चीजें हम देख सकते हैं रिजल्ट का मतलब। ठीक है, इसमें हम अपनी लैंग्वेजेस भी यूज में ले सकते हैं। मैंने बताया था कि 8.1 में लैंग्वेजेस का फीचर भी आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हम अपनी लैंग्वेज में भी यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें 9 इतनी कंपनी का रिकॉर्ड सेव रख सकते हैं। ठीक है, 10,000 में है। 1 लाख है, ये 1 लाख है, 10,000 हाँ, नहीं है। 1 लाख में। 1 लाख। हाँ, 1 अब लाख में इसमें, कम। हाँ नेक्स्ट है, हम इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो कर ही सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब अभी बताया मैंने, देखना कितना बैलेंस बचा है, कितनी परचेज हुई है, कितनी सेल्स हुई है, राम को हमने कितना माल बेच दिया, किसी पार्टी को से हमने कितना माल खरीदा है, कितना पेमेंट बाकी है, ये सब चीजें। इसके अलावा मतलब सर इन्वेंटरी, बही खाते वाली जो बुक होती है ऐसे है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ हाँ बिल्कुल। इसके अलावा हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब स्टॉक भी मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास कितना मंगाना है माल, दुकान में क्या क्या सामान है, कितना चला बिक गया, कितना बचा हुआ है, कहीं मंगाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अभी मैंने बताया सेल परचेज मैनेजमेंट भी रख सकते हैं। ठीक है, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज, बिल भी बना सकते हैं। तो इनकम होगी ना? इनकम होगी मतलब इनकम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ही आएगी क्या? इनकम नहीं, ये इनकम वगैरह चेक करना ये तो सब रिजल्ट में आ जाता है ना, रिजल्ट देखना। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनवॉइस, इनवॉइस बिल बनाना, थर्ड जैसे वाला। बिल मिलते हैं,
अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे तुम्हें फीस की रसीद दी है मैंने, हाथ से काट के दी है, हाँ उसमें बना सकते हैं। हाँ। ठीक है, इसके अलावा हम परफॉर्मेंस लेवल को समझ सकते हैं, परफॉर्मेंस लेवल। इसका एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस मतलब पिछले साल कितना नुकसान हुआ था या फायदा हुआ था, इस साल पिछले साल की तुलना में कितना फायदा या नुकसान हुआ है। ठीक है, ये होता है परफॉर्मेंस लेवल। उसके बाद है कंपनी के रिक्वायरमेंट क्या था तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा एक से अधिक वेयर हाउस भी चेक कर सकते हैं। एक से अधिक वेयर हाउस मतलब हो सकता है कि किसी कंपनी के 5 गोदाम हो, ठीक है, या ज्यादा गोदाम हो, एक से ज्यादा, तो हर गोदाम पे नजर रख सकते हैं। हर गोदाम की जितनी भी गोदाम्स हैं, जितनी भी शॉप्स हैं उसकी, या जितनी भी रिटेल ऑफिस हैं, उन सबकी, जैसे आइडिया ये कंपनी है जिसका रिलायंस है, जियो, ठीक है, जियो के हाँ। ऑफिसेज हैं, ठीक है, काफी सारे रिटेलर्स हैं, डीलर्स हैं, और जो अभी जाने का कौन कौन है, इन सब की डिटेल्स हम इसमें आ सकती है, और सबका मैनेजमेंट एक साथ कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा कॉस्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं। कॉस्ट एनालिसिस। इसकी कीमत कैसे कम हो सकती है, इसकी बढ़ कीमत सकती कितनी है। बढ़ सकती है, ये सब भी हम टैली के थ्रू विश्लेषण कर सकते हैं कीमत के बारे में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, समझ में आ गई? हाँ। उसके बाद आ जाते हैं एडवांटेज। टैली के फायदे क्या क्या है? टैली में एंटर किया गया डाटा सेव होता है, ट्रस्टवर्दी होता है, विश्वसनीय होता है। ठीक है, बिल एंट्री, अब मैंने उसमें बताया था कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट ये रोल कर सकते हैं। ठीक है, सेव ट्रस्टवर्दी पेरोल। इसमें पेरोल में हम बिना किसी मेहनत के बोनस, टैक्स, जितनी भी कटौती है, जितने भी मिलने हैं भत्ते, उन सब की कैलकुलेशन हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बैंक यूजर्स के लिए बैंक जो है ये बैंक में काम आता है टैली। बैंक क्या करती है, बैंक यूजर्स का जो अकाउंट है वो टैली में मेंटेन करती है आराम से, इजीली, और जो हमें ब्याज मिलता है वो भी कैलकुलेट हम बैंक टैली के थ्रू कर सकती है। कंपनीज बजट मेंटेन कर सकती हैं टैली के थ्रू। बजट माने ठीक है, पैसा। हाँ, बजट पास होता है, हाँ। वही वाला बजट, कंपनी बजट पास करती है, और जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो सब बजट मेंटेन करते हैं। हाँ। टैली में हम कंपनी की सभी शाखाओं को एक साथ मेंटेन कर सकते हैं, इजीली मेंटेन कर सकते हैं, जीएसटी वगैरह ये तो नहीं, इससे कंपनी की ऑडिट भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसके अलावा ऑडिट मतलब ऑडिट भी एक तरह से ये मान लो कि जो रिजल्ट आते हैं, जैसे P&L है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्या आता है, एक मिनट रुको, है ना, फोन आ रहा है, बैलेंस। एक मिनट, फोन आ रहा है। हाँ, ऑडिट मतलब समझ में आ गया? हाँ। नहीं बताया कहाँ आपने सर, वो मतलब पीएनएल जैसे हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस है बैलेंस तो। शीट, हाँ, बैलेंस शीट, जैसे बैलेंस शीट इससे बन सकती है, P&L बनता है। बैलेंस शीट क्या होती है, जिसमें संपत्ति और लायबिलिटी, दायित्वों का विवरण होता है। संपत्ति और दायित्व समझ में आप पता होगा क्या होता है, और अभी थोड़ी देर में दोबारा बता दूंगा। P&L में प्रॉफिट और लॉस का पूरा लेखा जोखा होता है, ये होती है, इस तरह से होती है ऑडिट। इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकल के आता है और पूरा समरी निकल के आती है, वो होती है ऑडिट, जिसके बेस पे सीए वगैरह आईटीआर भरते हैं, टैक्स भरते हैं। ठीक है, टैली में एक स्टोर फोल्डर होता है,
इसमें सारे बिल वाउचर्स वगैरह सब सेव हो जाते हैं, जैसे ही हम एंट्री करते हैं वो सब सेव हो जाते हैं, हाँ। और कोई भी हम इन डॉक्यूमेंट्स को यूज में ले सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, टैली के लाभ हानि उपयोग जो भी है, क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ। उसके बाद है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसमें है सबसे पहले है प्रोपराइटर। सर ये आपने लिखवाए नहीं है वैसे हमें। मैंने नए जोड़े हैं, आप लिख लेना। तभी तो मैं शुरू से बता रहा हूँ। हाँ, तो वैसे हमें लिख लेना, लिखने हैं ना ये। मैंने तुम्हें नोट सेंड कर दिए, लिंक सेंड कर दी है, के पास है। हाँ। हाँ, मैंने कुछ नए जोड़े हैं इसमें, वो तुम लिख लेना। इसलिए मैं दोबारा से टॉपिक्स करवा रहा हूँ कवर। हाँ, तभी तो लिखवाए नहीं है ना, अब लिख लेंगे। जो व्यापार बिजनेस में जो मालिक होता है वो प्रोपराइटर कहलाता है। ठीक है, अगर किसी बिजनेस का, किसी कंपनी का अकेला जो मालिक है, जो कंपनी में व्यापार में पैसा लगाता है, वो प्रोपराइटर होता है। किसी भी लाभ का हानि का वो खुद ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, एक होता है पार्टनर। यदि किसी कंपनी में 2 से ज्यादा लोग पैसा लगाते हैं, वो बिजनेस में पार्टनर कहलाते हैं। जैसे पार्टनरशिप का बिजनेस होता है, ठीक है, और इसमें 20 तक पार्टनर हो सकते हैं, और ये 20 मतलब 20 का मतलब जितने भी कंपनी में पार्टनर हैं, 2, 3, 4, 5, वो सभी लाभ या हानि के जिम्मेदार होते हैं। अगर लाभ होगा तो सब में बटेगा, हानि होगी तो सब में बटेगी। ठीक है, एक होता है शेयर होल्डर। यदि 20 से ज्यादा किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं लोग, तो वो सब शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। क्लियर? शेयर होल्डर मतलब जो पैसा मालिक, लगाते कंपनी हैं। के मालिक, अकेला जो मालिक होता है प्रोपराइटर। अगर एक से ज्यादा मालिक होते हैं, 20 तक, तो पार्टनर बोलते हैं उन्हें, हाँ। और 20 से ज्यादा हाँ। जो कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। हाँ। उसके बाद है कैपिटल। कैपिटल होती है व्यापार के मालिक संपत्ति द्वारा जो पैसे, माल, संपत्ति बिजनेस में लगाई जाती है। ठीक है, और प्रोपराइटर को, यानी प्रोपराइटर, पार्टनर, शेयर होल्डर जो भी है, उसको कैपिटल से अलग माना गया है, बिजनेस से अलग माना गया है। कैपिटल को हाँ, प्रोपराइटर है जो व्यापार का मालिक है, ठीक है, उसको बिजनेस से अलग माना गया है। दोनों ये माना गया है कि बिजनेस और कैपिटल दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। इसलिए प्रोपराइटर का जो अकाउंट खोला जाता है वो कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। अब तो मैं एक कंपनी मैंने कराई थी, एंट्री मैंने कराई थी, ठीक है, अब इसे जो पहले करा दिया उससे समझना। ठीक है, जितनी भी एंट्री कराई है पहले समझो इसे। घर पे हम पैसे देते हैं, मैंने क्या बताया था, उसको ड्राइंग बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। बताते हैं और इसकी भी हमने एंट्री की थी। तो इससे क्या समझ में आया, बिजनेस और घर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और जो ड्राइंग होती है एक तरह से कैपिटल ही होती है। ड्राइंग को हम कैपिटल ही बोलते हैं। हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, बिजनेस प्रारंभ करते हैं, तो पैसे कहाँ से आते हैं? या तो किसी से लेते हैं जैसे, कैपिटल से, या फिर ठीक है, घर से। घर से लेते हैं तो उसे कैपिटल ही बोलते हैं। हाँ। अगर हम दोनों को अलग अलग नहीं मानते तो हम इसकी एंट्री क्यों करते हैं? भाई घर बिजनेस सब एक ही हो गया, सब मिक्स हो जाता, पता भी नहीं चलता कि पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसलिए हम बिजनेस की टर्म में, व्यापार की यानी फाइनेंस की टर्म में कैपिटल को प्रोपराइटर से अलग गिनते हैं। ठीक है, और ड्राइंग अभी मैंने बताया कि व्यापार के मालिक द्वारा जो पैसा या माल घर पे दिया जाता है, निजी प्रयोग के लिए दिया जाता है, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। एक होता है गुड्स। गुड्स होता है माल। माल वो होता है जो क्रय विक्रय के काम में आता है, सेल्स के काम में आता है, वो हमारा माल होता है। ठीक है, जैसे ये परचूनिया की दुकान है, उसमें जो भी सामान आता है,
जो भी सामान है परचेज सेल्स के काम में आता है उसे हम गुड्स कहते हैं। जो व्यापारी माल खरीदता है उसे परचेज कहते हैं, और जो माल बेचता है व्यापारी उसे, ठीक है। खरीदा हुआ माल वापसी होता है तो उसे क्या कहते हैं? खरीदा हुआ माल परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। जब बेचा हुआ माल किन्हीं कारणों से वापस आ जाता है हमारे पास, हमारा बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ जाता है, उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। सेल्स रिटर्न किस कारण से हो सकता है? माल घटिया हो, माल बेकार हो, माल जो ऑर्डर किया था, जो ऑर्डर किया था वो नहीं आया हो, टूट फूट हो गया हो, जगह संतरे हो। हाँ ये तो एग्जाम्पल है। कम मंगाया था, ज्यादा भेज दिया हो, ठीक है। जितने टाइम का कम वादा किया मंगाया गया और था, ज्यादा भेज दिया सर, कम मंगाया और ज्यादा भेज दिया ना तो कोई वापस नहीं करता। नहीं करता नहीं है लेकिन कर सकता है, ठीक है। तो करता तो नहीं है ना। हाँ करता नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई कोई कर भी सकता है। भाई मेरे को इतनी की जरूरत है तो फिर मैं इतनी ही लूंगा ना, ठीक है। सर कोई नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? हमारे पास दुकान में स्टॉक जो जितना रखा भी हुआ माल है रखा हमारे होता पास है अभी फिलहाल में। वो सब पूरा स्टॉक कहलाता है, ठीक है। जो साल का एंड होता है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से, और खत्म कब होता है? 31 मार्च से। 31 मार्च, ठीक है। सर ये सच में होता है ये या फिर ऐसे ही? ये सच में होता है, व्यापार की टर्म में होता है, क्या ये बिजनेस की टर्म में होता 1 है। अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सर मजाक की नहीं बोल रही मैं, हाँ ये बिल्कुल सच में पूछ होता रही है, हूँ। हमेशा 1 अप्रैल को, 31 मार्च को बिल्कुल क्लोजिंग हो जाती है। बैंक भी देखा होगा, 31 मार्च को बंद रहती है, 1 अप्रैल को बंद होती है क्लोजिंग के कारण, अच्छा, ठीक है। अब और की बार कंपनियों, देखेंगे हाँ आपके बार देखना। अगले में। और अगले में अब तो गया। हाँ अगली बारी मैं कह रहा हूँ, अब की बार देखना, ठीक है। अब जैसे ये सरकारी स्कूल होते हैं, ठीक है, इनका मैं काम करता हूँ, ये सब 31 मार्च से पहले पहले जितना भी बिल होता है वो सब ले लेते हैं मेरे से और उसका पेमेंट कर देते हैं, अच्छा, ठीक है। और 31 मार्च के बाद अगर मैं कोई बोलता हूँ कि पुराना पेमेंट रह गया, ठीक है, तो वो बड़ी मुश्किल 2 से करते अप्रैल हैं, 3 अप्रैल ऐसे बड़ी मुश्किल से करते हैं, क्यों सर? कि 31 मार्च तक पूरा इन्हें फाइनल करके देना होता है। गवर्नमेंट भी 31 मार्च तक फाइनल कर देती है सारा हिसाब किताब। और हम तो ये छोटे लेवल पर हैं तो यहाँ पे तो सब एक दूसरे की मान जाते हैं, लेकिन बड़े कंपनियों में ऐसे ही होता है, 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर, और जितने भी अकाउंट क्लोजिंग है वो 31 मार्च को हो जाती है। आपकी सर सरकारी फर्म थोड़ी है। मतलब मैं तो केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ। 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है, और 1 अप्रैल को दोबारा हो जाता है। 31 मार्च को हमारे गोदाम पर, हमारी दुकान पर जितना भी माल रखा होता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, ठीक है। और वही सामान 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक में बदल जाता है। जैसे हमारे पास हमारी दुकान में 5 किलो चीनी, 10 किलो गेहूं, ये सब ये चीज बची है, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 5 किलो चीनी और 10 किलो गेहूं, 10 किलो गेहूं, ठीक है। 1 अप्रैल को यही सामान हमारा ओपनिंग स्टॉक में बदल जाता है, क्लियर? हाँ। उसके बाद है क्रेडिटर। क्रेडिटर होते हैं हमारे लेनदार, और उसके बाद है डेबिटर। डेबिटर होते हैं हमारे देनदार, जिनको हमें देना है, और क्रेडिटर जिनसे हमें लेना है, को हमें देना है, वो तो होते हैं क्रेडिटर। हाँ जिन्हें देना है वो डेबिटर। हाँ बिल्कुल। चलो हम यहाँ पे आ जाते हैं। एसेट्स। एसेट्स होती है हमारी संपत्ति। क्या? एसेट्स होती है हमारी संपत्ति, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है।
करंट एसेट्स होती लिखवाए है जो 1 साल तक हमारे पास रहती है, जैसे जितने भी बिल रिसीव होने हैं, जितना भी पैसा हमें लेना है डेबिटर से, ठीक है, ये सब होते हैं करंट एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट्स में होते हैं जो हमारे लंबे समय तक चलती हैं, जैसे हमारे फर्नीचर खरीदी हम 1 साल में तो बेच सर नहीं देंगे। करंट में तो आपने बताया था 1 साल के अंदर अंदर वाली। हाँ, तो अभी मैं यही बता रहा हूँ, करंट एसेट्स 1 साल के अंदर अंदर जो हमें बिल लेने हैं, जिनसे हमें पैसे लेने हैं, हमारे डेटर्स, वो सब आते हैं करंट एसेट्स में। अभी यही बता रहा हूँ मैं। 1 साल का सर, 1 साल का मतलब जैसे ये वाली होगी ना, ये हाँ, वाली 1 साल, जो 1 अप्रैल आपने बताया 31 मार्च, 1 1 अप्रैल अप्रैल। टू 31 हाँ मार्च, हाँ। ठीक है। हाँ। और फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जो हमारी लंबे समय तक संपत्तियां चलती हैं। हमारी संपत्ति की जैसे फर्नीचर खरीदा, हमने कोई मशीनरी खरीदी, कोई बिल्डिंग खरीदी, हम 1 साल के अंदर अंदर बेच तो नहीं देंगे, हमें 1 साल, ये लंबे समय तक चलेंगी। तो ये सब हमारी संपत्ति होती है जो बिजनेस में हमारी हेल्प करती हैं। लायबिलिटीज ये होते हैं हमारे दायित्व, जो हमें लोगों को चुकाने हैं, जो हमें 1 साल के अंदर अंदर जिनका पेमेंट करना है, वो शॉर्ट टर्म कहलाती हैं, ठीक है। इसे हम करंट लायबिलिटीज भी बोलते हैं। वो 1 साल बोलते हैं। के 1 साल के अंदर अंदर जितने भी पैसे देने हैं, लोन देना है, या छोटा लोन हमने ले रखा है वो, और कोई लंबा लोन ले रखा है 10-20 साल का, तो उसे हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जो हमें लंबे समय तक, हमने कोई लोन ले रखा है, वो हमें 10 सालों में चुकाना है, थोड़ी थोड़ी किस्त करके, तो होते हैं हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटी समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई। उसके बाद होते हैं हमारे एक्सपेंसेस, ये होते हैं हमारे खर्चे, ठीक है, जैसे किराया, बिजली का बिल, सैलरी, ठीक है। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते समय या माल को खरीदते समय हमारे खर्चे होते हैं। खरीदते समय सर और बोलूं माल, कुछ? हाँ बोलो। ये लिखवाए नहीं है आपने अरे एक्सपेंसेस। लिख लेना, ठीक है। बीच में कैसे मैन्युफैक्चरिंग लिखेंगे किया है, सर? अरे पीछे लिख लेना, बाद में एंट्री, जितनी भी एंट्री तुमने करी है उसके बाद लिख लेना। कॉपी तुम्हारी, टैली तुम्हारी, कॉपी कहीं किसी को तुम दे नहीं रहे, सब तुम्हारा ही है, तुम आराम से लिख लेना, ठीक है। ठीक है। हाँ, क्योंकि 10 मिनट और रह गए हैं, टाइम होने वाला है, 2-4 पॉइंट बचे हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। ओके सर। हाँ, फिर जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो हम कल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं खर्चे जो व्यापारी माल खरीदते समय करता है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सामान बनाती है, वो करती है, वो डायरेक्ट खर्चे कहलाते हैं। जैसे मैं कोई सामान बनाता हूँ, पार्ट्स बनाता हूँ, ठीक है, मैं कच्चा माल लेके आता हूँ, कच्चा माल लाते समय जो भी गाड़ी भाड़ा लगता है, ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारा कहलाता है। होता है। कच्चा माल लाते समय और माल बेचते समय जो गाड़ी भाड़ा लगता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। माल बनाते समय फैक्ट्री है हुई कोई हमारी, जो गोदाम है, ठीक है, फैक्ट्री हुई, फैक्ट्री में माल बनाते समय जो पैसा, वो जो बिजली का बिल आता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। माल बेचते समय दुकान में जो बिजली का बिल आता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। समझ में आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अंतर? हाँ जी। ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो हम कल सॉल्व कर लेंगे एक बार। रेवेन्यू, कोई भी सामान बेचने पर या किसी भी तरीके से हमें ब्याज प्राप्त हुआ, सामान बेचा, जितना भी हमें प्राप्ति होती है, वो हमारी रेवेन्यू कहलाती है, ठीक है। क्लियर है? एक होती है इनकम, इनकम भी वही होती है आय, हिंदी में समझे तो, ठीक है। और रेवेन्यू में भी मैंने वही बता दिया, जो प्राप्ति होती है, तो दोनों में अंतर क्या है। रेवेन्यू जितनी भी प्राप्ति होती है उसमें से हमारे जो खर्चे हैं उनको घटा दिया जाए तो हमारी इनकम निकल के आ जाएगी। अच्छा। 5 लाख, हमारे खर्चे 4 लाख, वैसे तो खर्चे इनकम कितनी हुई? 1 लाख। ठीक है। 1 लाख।
रेवेन्यू और इनकम में अंतर समझ में आ गया? हाँ सर, रेवेन्यू का जो आपने खर्चे बताए तो वो खर्चे जैसे हमारे घर के और उनके, अरे वही नहीं, तो घर है। को छोड़ो, घर के नहीं, दुकान की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अभी मैंने थोड़ी देर तो पहले ही तुम्हें दुकान का बताया था बिजली का बिल, कि पानी का और वैसे। हाँ, घर का नहीं, दुकान का। हम्म, दुकान का भी तो बिजली का बिल आता होगा, नहीं आता? हाँ हाँ, तो वही तो बोला। हाँ, हाँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही तुम्हें बताया था, घर को अलग मान के चलते हैं हम, और टैली हाँ स्टार्ट हाँ करने से पहले भी बताया था। ठीक है, इनकम भी हाँ। दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम्म, डायरेक्ट इनकम, मान लो कपड़े की दुकान है, कपड़ा बेचने से जो आय होती है वो डायरेक्ट। इसके अलावा हमारा जो भी इसके अलावा हमारी जो भी आय होती है, कि किराया पे चढ़ा रखा है हमने दुकान, उसकी आय हो रही है, ब्याज प्राप्त हो रहा है, वो सब इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। क्लियर है? डायरेक्ट है। हाँ। डिस्काउंट होती है छूट, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये दो प्रकार की होती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश नकद और डिस्काउंट। ठीक हाँ। है, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक होता है एक्सपेंडिचर, ये भी खर्चे होते हैं हमारे। तो एक्सपेंसेज और एक्सपेंडिचर में अंतर क्या है, ये समझो बस अब। लास्ट टॉपिक, एक्सपेंसेज हमारे खर्चे, बिजली का बिल भरा, किराया चुकाया। अच्छा। एक्सपेंडिचर हमारे खर्चे, हमने कोई मशीनरी और फर्नीचर खरीदा। ठीक है, मशीन इनसे हमें फर्नीचर, आय हाँ। होगी, आगे इनकम होगी, जबकि सैलरी देने से नहीं हो रही। ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। हम्म, हमने कोई फर्नीचर खरीदा, हमने कोई हाँ संपत्ति खरीदी। ठीक है, हाँ वो भी हमारा हाँ खर्चा हुआ, खर्चे में ही डालेंगे। हाँ लेकिन हाँ संपत्ति से हमें, हमने जो मशीन खरीदी, आगे हम यूज में लेंगे उसे, हमें इनकम होगी। हाँ लेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में अंतर समझ में आ गया होगा। एक्सपेंसेस दोबारा बताना सर। एक्सपेंसेस बिजली का बिल, किराया, सैलरी, ये एक्सपेंसेस हुआ। फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, ऐसी चीजें आगे खरीदी काम जिसमें हमें आएगी। आगे काम आने वाली है। कोई बिल्डिंग खरीद ली, जो हाँ जिसमें, ठीक है, तो ये सब हुए। हाँ हाँ। अब तक हम किराए पे एक्सपेंडिचर। अब तक हम किराए पे दुकान चला रहे थे, रेंट दे रहे थे, हमारा खर्चा था। लेकिन अब हमने बिल्डिंग हम्म खरीदी, हम खुद की बिल्डिंग में अपनी दुकान चलाएंगे, भी हमारा खर्चा है, लेकिन उससे रेंट बच रहा है। हम्म। ठीक है, ये तो फिर ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और फिर भी अब कुछ समझ में नहीं आया हो तो तुम्हारे पास लिंक है, तुम मेरे को सेंड कर देना, उस चीज को हम कल दोबारा कर हाँ लेंगे। ठीक है, हाँ। और अगर ये हो जाते हैं तो उसके बाद हम नया टॉपिक दूसरा चालू कर लेंगे कल। ठीक। ठीक है।